तो देखो पहली बुक से देखना शुरू करेंगे, कौन सी है, समकालीन विश्व में राजनीति। ठीक है, पहला चैप्टर जो है तुम्हारा कौन सा है, शीत युद्ध का दौर। तो पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कौन सा, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के अंदर देखो वैसे ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है, पर फिर भी इसके टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसके अंदर देखो दो गुटों के बीच में पहला तो तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही किसकी शुरुआत हुई थी, शीत युद्ध की। तो अगर तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, तो तुम्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि शीत युद्ध था क्या। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट थे, एक कौन से थे, मित्र राष्ट्र, और दूसरे कौन से थे, धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ पहले एक ही गुट में थे, और दूसरी तरफ कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, जीता कौन सा, मित्र राष्ट्र। ठीक है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, जापान और इटली हार गए। ठीक है, और ब्रिटेन और फ्रांस में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो उनकी हालत भी हो गई खराब। तो बचे दो ही ताकतवर देश, ये देखो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ठीक है, दो ही लोग बचे, यानी दो ही देश बचे, ये देखो। ठीक है, दो ही देश बचे, कौन से दो देश बचे, पहला कौन सा, यूएसए, और दूसरा कौन सा, यूएसएसआर। इन दोनों की फुल फॉर्म पता है ना तुम्हारे को, या नहीं पता, यूएसए की फुल फॉर्म क्या है, और हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ कब बना था, 1917 में। किसके बाद बना था, बोल्शेविक क्रांति के बाद। चाहे उसे मजदूरों की क्रांति बोल लो वो भी कह देते हैं, या रूसी क्रांति बोल लो वो भी कह देते हैं, या समाजवादी या साम्यवादी क्रांति बोल लो वो भी कह देते हैं। तो ये सारे ही याद रखने, 1917 में बना था। शुरुआत में कौन आए थे इसके अंदर, व्लादिमीर लेनिन आए थे। कौन आए थे, लेनिन। लेनिन का नाम याद रखना। ठीक है, मजदूरों के नेता थे वो। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर कौन आए, जोसेफ स्टालिन आए। स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव, और निकिता क्रुश्चेव के बाद जो मेन तुम्हें याद रखना है वो कौन है, गोरबाचेव। ठीक है, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध का मतलब क्या है, शीत युद्ध से अगर पूछा जाए तो आप कहोगे शीत युद्ध का मतलब है विचारधारात्मक लड़ाई। कौन सी, विचारधारात्मक लड़ाई, यानी जिसके अंदर रक्त रंजित युद्ध तो नहीं हो रहा, परंतु दोनों देशों के बीच में क्या हो रही है, विचारधारात्मक लड़ाई हो रही है। यानी अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से बेहतर खुद को साबित करने की कोशिश की जा रही है। वो अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, देखो सैन्य भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं। ठीक है, विचारधारात्मक भी हो सकते हैं कि किसकी विचारधारा ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो वो फिर विचारधारा में ही आ जाएगा ना, सांस्कृतिक। ठीक है, और इसके अलावा अंतरिक्ष की होड़ भी हुई थी, तो ये भी याद रखना। ठीक है, सैन्य के अंदर ये भी आ जाएगा कि कैसे हथियारों की होड़ की शुरुआत हुई थी। इसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा तुम्हारा कौन सा, अपरोध का तर्क। अपरोध का तर्क क्या है, अपरोध का तर्क का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसके अंदर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने का खतरा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो सामने वाले पर आक्रमण करेगा तो फिर भी सामने वाले के पास इतनी ताकत बच जाएगी कि वो इसे क्या कर दे, तबाह कर दे। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या नहीं करता, सामने वाले पर आक्रमण करने का खतरा नहीं लेता। इसमें से फिर जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास आएगा, क्यूबा मिसाइल संकट है, पर उसमें से डायरेक्टली कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो चैप्टर ही नहीं है तुम्हारे में। कहा, कहा, 1978 में, 78। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें से एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है दोनों गुटों से दूर रहना। इसके अलावा एक वर्ड देखने को मिलेगा तुम्हें, तटस्थता। ठीक है, और तीसरा मिलेगा कौन सा, पृथकवाद। ठीक है, तीनों के बीच का डिफरेंस समझ लो क्योंकि पूछ ही लेते हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब है दो गुटों से दूर रहना, पृथकवाद का मतलब है सबसे दूर रहना। ठीक है, गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम सिर्फ दो गुट यानी अमेरिकी और सोवियत गुट से दूर है, उसके अलावा सभी के हमारे अच्छे संबंध है। ठीक है, बाकी देशों से अच्छे संबंध है। जबकि पृथकवाद का मतलब है सबसे बिल्कुल अलग होना, ना अमेरिका से, ना सोवियत संघ से, ना किसी अन्य देश से। ठीक है, तटस्थता का मतलब है कि किसी युद्ध के दौरान या किसी विशेष स्थिति में किसी का पक्ष ना लेना। जैसे जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ क्या रहा था, तटस्थ रहा था। ठीक है, 1971 में। ठीक है, जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1971 में, तो नहीं चीन वाले में कह सकते हो तुम,
1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ क्या रहा था, तटस्थ रहा था, क्योंकि 1971 में तो समझौता किया ही था ना। तो तटस्थ रहने का मतलब है कि एक विशेष दौर के अंदर ना तो सोवियत संघ ने किसका साथ दिया, अमेरिका का, सॉरी अमेरिका कह रहा हूं, ना तो भारत का साथ दिया और ना ही चीन का साथ दिया। ठीक है, इसे कहा जाता है तटस्थता, यानी एक विशेष स्थिति में किसी भी पक्ष का साथ ना देना। तुम्हारे दो दोस्त अगर आपस में लड़ेंगे तो तुम क्या करोगे, दोनों को मारोगे। ठीक है, तुम दोनों से तटस्थ रहोगे, क्योंकि जब तुम्हें दिखेगा कि ये छोड़ने को भी तैयार नहीं है और मार मैं इन्हें सकता नहीं, तो तुम तटस्थ रहोगे कि मेरे को लेना देना नहीं है, लड़ो बेड़ो कुछ भी करो। सेम वही वाली स्थिति है। तटस्थता का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब कोई देश क्या नहीं करता, अपना पक्ष नहीं रखता। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद आएगा तुम्हारा दूसरा चैप्टर, उसमें से कुछ संधियां वगैरह हैं पर वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसकी तुम्हें चिंता करनी नहीं है। दूसरा चैप्टर आएगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर के अंदर तुम्हारे पास पहला तो क्या आ जाएगा, सोवियत संघ, जो कि अभी ऊपर बताया था। कब बना था, 1917 में बना था। बोल्शेविक क्रांति कह लो, साम्यवादी कह लो, समाजवादी कह लो, या फिर मजदूरों की क्रांति कह लो, इन सब के बाद बना था। कितने गणराज्य थे इसमें, गणराज्य का मतलब कितने राज्य शामिल थे, 15 राज्य शामिल थे। 15 राज्यों से मिलकर बना था। संस्थापक कह सकते हो या शुरुआत करने वाले कौन थे, या पहले राष्ट्रपति कौन थे, लेनिन थे। एक ही पार्टी होती थी यहाँ पे, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। विचारधारा कौन सी थी, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद, और दूसरी कौन सी, साम्यवाद। ठीक है, हाँ। समाजवाद का मतलब क्या हो गया कि भाई एक ऐसी सरकार जो किसके लिए काम करेगी, समाज के कल्याण के लिए। गेट बंद कर दे। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए काम करेगी। मुख्य रूप से सब कुछ किसके अधीन रहेगा, सरकार के अधीन रहेगा। और एक ही सेक्टर होगा, कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। दूसरा साम्यवाद का मतलब क्या हो गया कि समानता के लिए काम किया जाएगा, किसके लिए, समानता के लिए। यानी जो मुख्य मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा, देश के अंदर समानता स्थापित करना। ठीक है। उसके बाद जो अमेरिका था दूसरी तरफ, उसकी विचारधारा क्या थी, उदारवाद, पूंजीवादी लोकतंत्र, या उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र। ठीक है, ये ठीक इसका अपोजिट था। यहाँ पे समानता की बात की गई है, तो यहाँ स्वतंत्रता, उदार होने का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र देना, यानी ज्यादा आजादी देना एक तरीके से। ठीक है। पूंजीवाद का मतलब क्या था कि यहाँ पर सब कुछ सरकारी था, यहाँ पर सब कुछ क्या होगा, प्राइवेट होगा। और लोकतंत्र का मतलब क्या था कि देखो यहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, जबकि यहाँ पर क्या किया जाता था, लोगों द्वारा चुनाव कराए जाते थे और उस आधार पर सरकार को चुना जाता था। ये क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद देखो, समय के साथ साथ सोवियत संघ की विशेषताएं पूछ लेगा तुमसे, तो आर्थिक पूछ लेगा। ठीक है, ये सारा नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, बस एक एक बार तुम्हें याद कर लेना है या रफली पढ़ लेना है। राजनीतिक पूछेगा। ठीक है, और सैन्य पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर तुमसे ये पूछेगा कि शीत युद्ध की वजह से सोवियत संघ को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी आखिर कैसे उसका विघटन हो गया। तो तुम कहोगे कि भाई सेना पे ज्यादा खर्चा होने लगा। ठीक है, सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, रूस का ज्यादा प्रभुत्व था, एक ही पार्टी का शासन था, जिस वजह से क्या थी, समस्याएं थी, लोगों में आजादी की भावना उभर रही थी, पश्चिमी देशों से पिछड़ता चला गया। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने। और फिर विघटन कब हुआ, तो विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में। उसके बाद से क्या हो गया था, विघटन की शुरुआत हो गई थी। विघटन की शुरुआत हुई कैसे, तो जो गोरबाचेव थे, गोरबाचेव कब आए थे, 1985 में। तो गोरबाचेव के आने के बाद इन्होंने दो नीतियां बनाई थी, पहली कौन सी, पेरेस्ट्रोइका, और दूसरी कौन सी, ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट का मतलब था खुलापन। ठीक है, तो इसके द्वारा वो क्या करना चाहते थे, सोवियत व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। ठीक है, हाँ, ये शुरुआत में आजाद हुए थे। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज जिसे बोला जाता है, क्या, 1989 में शुरुआत में। ठीक है, अब देखो, गोरबाचेव ने दो नीतियां बनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना, ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन। तो वो इससे क्या करना चाहते थे, सोवियत व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, उसके अंदर बदलाव लाना चाहते थे, स्थिति को क्या करना चाहते थे, बेहतर करना चाहते थे। पर क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अल्टीमेटली आगे जाकर लोगों ने, देखो, जिन्होंने समर्थन किया उन्होंने कहा कि काम धीरे धीरे हो रहा है, जिन्होंने विरोध किया वो तो विरोध कर ही रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे जाकर काम खराब हो गया और उनको कहीं से भी समर्थन नहीं मिला, और नहीं मिला तो अंत में जाकर सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया।
याद रखना 25 दिसंबर 1991 को क्या किया गया था, इस्तीफा दिया गया था। ठीक है, इसमें से जितने भी देश आजाद हुए उनमें से 12 देशों ने साथ में मिलकर क्या बनाया था, CIS बनाया था, क्योंकि ये कई बार आ गया है क्वेश्चन। CIS था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल। ठीक है, तो अगर ये भी पूछ ले स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकूल, तो इसमें से जो 12 देश थे उन्होंने मिलकर बनाया था, जो 3 बाल्टिक कंट्रीज थी वो इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, अब देखो अभी जो तुमने बताए थे तीनों, ठीक है, इसके बाद लिथुआनिया, एस्टोनिया और वो। ठीक है, ये बात सही है यहां तक। इसमें से और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान का संकट आ जाएगा और अरब क्रांति आ जाएगी। अरब क्रांति की कहानी सभी को पता ही है कि किस तरीके से वहां पर कौन थे, मोहम्मद बाऊजी जी थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, किस वजह से किया था वो भी पता है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद वहां पर जाकर क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई और अंत में जाकर वहां की सरकार को घुटने टेकने पड़े। ऐसा पूरे क्षेत्रों में फैलने की संभावना थी, कहीं कहीं पर यानी मोस्टली ये सिर्फ एक ही जगह सफल रहा, कहां पर, ठीक है, ट्यूनीशिया में, बाकी हर जगह स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। और सख्त नियम हो गए। ठीक है, उसे बोल दो चार्ज कर दे। ठीक है, और ज्यादा क्या हो गए, सख्त नियम हो गए। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद दूसरा कौन सा था, ठीक है, उसके बाद दूसरा इसी में से खोल लेना, ये तो रहा। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरा कौन सा था, इसकी जो अगली कहानी थी वो कौन सी थी, ठीक है, अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान संकट क्या था, ठीक है, अफगानिस्तान संकट के अंदर क्या था कि अफगानिस्तान के अंदर एक तो पहाड़ी लोग थे और दूसरे कौन से थे, शहरी लोग थे। तो वहां पर सरकार बनी थी कौन सी, PDPA। PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या था, यही था कि भाई इन्होंने क्या किया, भूमि सुधार शुरू किए। अब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या था, ज्यादा लोग थे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के पास ज्यादा जमीन थी। अब क्या किया है, सरकार ने उनसे जमीन लेनी शुरू कर दी और शहरी लोगों में देनी शुरू कर दी। तो पहाड़ी लोग नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ हो गए। अब जब वो सरकार के खिलाफ हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, देखो इधर से तो ये शहरी यानी जो शहरी क्षेत्र की क्या थी, सरकार थी, और दूसरी तरफ जो तुम्हारे कौन थे, पहाड़ी लोग थे, इन सबके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। यहां से क्योंकि देखो ये कौन सी थी, समाजवादी सरकार थी, तो पीछे से कौन घुस गया, USSR, और USSR समर्थन करने लगा। और इधर से पहाड़ी लोगों का समर्थन कौन करने लगा, अमेरिका करने लगा। अमेरिका ने इन्हें हथियार सप्लाई किए और इन्हें ट्रेंड किया। ठीक है, इन्हें हथियार सप्लाई किया और इन्हें ट्रेंड किया, और इस तरीके से अफगानिस्तान में पैदा हुआ क्या, तालिबान। ठीक है, तालीम वर्ड सुना होगा तुमने, तालीम का मतलब क्या होता है, शिक्षा लेना, और जो शिक्षा ले वो कौन होगा, तालिब होगा, यानी कि जैसे स्टूडेंट बोलोगे तुम, और उन्हीं स्टूडेंट्स का एक समूह क्या कहलाया, तालिबान कहलाया। ठीक है, उसके बाद जब गोरबाचेव आए थे 1985 में, तो उसके बाद उन्होंने वहां से धीरे धीरे क्या किया, अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला लिया था, ये सब सुधार किए थे उन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगला अमेरिकी वर्चस्व तुम्हारे में नहीं आ रहा, उसके बाद आएगा तुम्हारा कौन सा, सत्ता के नए केंद्र। इसके अंदर देखो 3 संगठन है और 5 देश है। ठीक है, 3 संगठन कौन कौन से, पहला तो यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, और तीसरा कौन सा, ब्रिक्स। ठीक है, यूरोपीय संघ, आसियान और ब्रिक्स। यूरोपीय संघ कहाँ का संगठन है, यूरोप के देशों का। ठीक है, आसियान कहाँ का संगठन है, भाई वहां का थोड़ी है। ठीक है, अमेरिका के नीचे नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया के ठीक बगल में जाकर, यानी कि अगर तुम पूर्व में जाओगे तो कौन सा क्षेत्र आता है, आसियान का क्षेत्र आता है। ठीक है, वो तो पश्चिम है ना, ये कुछ ज्यादा मैप के हिसाब से देखो ना, तुम ग्लोब के हिसाब से देख रहे हो। ठीक है, ग्लोब में तो पूर्व पश्चिम होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम भारत से पूर्व की तरफ जाओगे तो तुम्हें मिलेंगे आसियान के देश। ठीक है, ठीक है, तो देखो यूरोपीय संघ के अंदर कौन सा है, सबसे पहला ये देखो कि संगठन कौन कौन से, संगठन तुम्हारे पास कौन कौन से, देखो एक तो कौन सा हो जाएगा, EU, यूरोपियन यूनियन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसके अलावा तीसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होगी, ब्राजील, रशिया, ठीक है, रशिया,
इंडिया, चाइना और साथ लास्ट में साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसे कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, और दक्षिण एशियाई नहीं, दक्षिण पूर्वी एशियाई। ठीक है, और इसके अंदर अगर तुम देखो, एक तो इजराइल आएगा, ठीक है, जापान आएगा, चीन, भारत और रूस। ये पांच ही है मेन। ठीक है, ये पांच के पांच तुम्हें क्या करना है, देखो क्या क्या पता होना चाहिए संगठन में, तुम्हें पता होना चाहिए पहला तो कि कब बना, ठीक है, क्यों बना, क्यों बनने का मतलब है कि उसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, और तीसरा तुम्हें वही सदस्य वगैरह पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुमसे एक दो मार्क्स में ये पूछ लेता है कि किसकी कौन सी मीटिंग कहाँ हुई थी, तो वो तुम दिमाग लगाओगे तो भी इतना ज्यादा याद नहीं होगा, तो इतना लोड लो मत। ठीक है, एक तो तुक्का लगा के आ ही सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई इन देशों का इतिहास क्या है, तो ये सारा नोट्स के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल। और इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषता कौन कौन सी, देखो एक तो सैन्य, आर्थिक, पहली कौन सी, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक। बस तीन ही पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा पांचवा, समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंदर देखो दक्षिण एशिया का कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर हम रहते हैं, यानी एशिया का दक्षिणी हिस्सा, तो समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहला तुम्हारा कौन सा आएगा, या फिर अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो अफगानिस्तान आएगा। सबसे पहला कौन सा आएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कौन सा आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद इंडिया, फिर आएगा नेपाल। नेपाल के बाद क्या आएगा, भूटान। फिर आएगा बांग्लादेश, श्रीलंका, और फिर आएगा मालदीव। मालदीव। ठीक है, देखो अफगानिस्तान की कहानी तुम्हें पहले से पता ही है, बताई थी अभी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर से जो एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई वहां पर लोकतंत्र और सैन्य शासन कैसे बदलता रहा, दूसरा ये बनता है कि वहां पर लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित हो नहीं पाया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। इंडिया के अंदर से काफी सारे आ जाएंगे, तो वो इंडिया के लिए पूरी बुक है ही फिर तुम्हारी। ठीक है, नेपाल के अंदर अगर हम देखें तो नेपाल में यही पूछा जाता है कि भाई त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रकार का था, नेपाल का क्या, त्रिकोणीय संघर्ष, पहली चीज। दूसरा ये पूछ लेता है कि वहां पर संविधान वगैरह कब बना, किस तरीके से लागू हुआ। ठीक है, अगर तुम भूटान की बात करो, भूटान में से इतना ज्यादा कभी नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा भारत और भूटान के संबंध पूछ लेता है। ठीक है, बांग्लादेश, क्या, हाँ, ठीक है, बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें, देखो बांग्लादेश के अंदर पहले तो वो पाकिस्तान में ही था, उसके बाद की राजनीतिक स्थिति पूछ लेगा, भारत और पाकिस्तान ओ बांग्लादेश के संबंध पूछ लेगा। ठीक है, श्रीलंका में से एक वो बन जाता है कौन सा, जातीय संघर्ष का, हाँ जातीय संघर्ष का, या फिर लिट्टे के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो लिट्टे याद रखना। लिट्टे क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और मालदीव्स में से कुछ ऐसा कभी खास आता नहीं है, बस संबंध ही संबंध आते हैं, इसके अलावा तो कभी देखा नहीं मैंने कुछ। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा छठा चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन या अन्य संगठन। देखो, तो इसमें से सबसे पहला तो तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है, यूएनओ के बारे में। ठीक है, और इसके जो अंग हैं, कौन कौन से अंग है भाई इसके, एक तो कौन सा है, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद जो कि अब हटा दी गई है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके अलावा सचिवालय, और उसके अलावा कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इन्हीं के बारे में पूछता है, इन सब के बारे में तो पता है ना अच्छे से, कोई है ऐसा जिसे नहीं पता, कौन सा, ठीक है, वो तुम नोट्स में ही देखना। देखो सुरक्षा परिषद तो यूएनओ में ही है,
न्यास परिषद की कोई जगह नहीं है, आर्थिक और इसकी भी कोई जगह नहीं है। सचिवालय भी यूएनओ के अंदर ही है। जो तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो हैग में है, ठीक है, नीदरलैंड में। इसके अलावा और कौन सा है? और कोई नहीं है, क्योंकि इनके क्षेत्र नहीं है, ये उसके अंदर ही है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अमेरिका, ठीक है। इसके बाद इसमें से देखो तुमसे क्या पूछ लेगा कि कौन कौन से सुधार किए गए हैं यूएनओ के अंदर, या किन किन सुधारों की मांग की जा रही है। और एक जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो तुम्हारा कौन सा आता है कि किस तरीके से भारत जो है वो यूएनओ का स्थायी सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। तो बड़ी जनसंख्या है, बड़ी सेना है, यानी बड़ी आर्थिक शक्ति है, ठीक है, बड़ी जनसंख्या भी है, लोकतंत्र का सम्मान भी है, विविधता भी है। तो ये सारी चीजें तुम्हें इसमें क्या करनी है, शामिल करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो तुम्हारे पास जो अन्य संगठन आएंगे, एक तो तुम्हारा WTO आ जाएगा, IMF आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है, WHO हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा IMF हो गया ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक है, हाँ, ILO हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये पूछ लेता है कि कौन सा संगठन है जिसने हाल ही में 100 वर्षों का समय पूरा किया है, तो वो तुम्हें याद रखना ILO है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और इसके अलावा इसी के साथ जो एक आता है ह्यूमन राइट्स वॉच है। ये दोनों सेम ही है, ह्यूमन राइट्स वॉच, और इसका नाम यही है, इसका हिंदी में कुछ नहीं है, ये याद रखना, हिंदी में भी यही कहेंगे। इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों पहली बात याद रखना, ये दोनों गैर सरकारी संस्थाएं हैं, और इन दोनों का काम क्या है, मुख्य रूप से विश्व के अंदर मानव अधिकारों के बारे में, ठीक है, हाँ, ठीक है, कि मानव अधिकारों पर नजर रखना, उससे संबंधित रिपोर्ट वगैरह प्रकाशित करना, ये इनका काम है, ठीक है। इधर हाँ, ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, ये हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये हो जाएगा विश्व बैंक, ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसमें से ये याद रखना कि ये 1995 से पहले तक इसे गेट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है 98 95 से पहले तक, ठीक है, हाँ, उसी में बना था ये गेट जो है, हाँ, गेट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, जो कि ये क्या है, समझौता था, जिसे आगे बदलकर क्या बना दिया गया था, WTO बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कौन सा आएगा, 7वां चैप्टर, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सबसे पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का मतलब क्या है, खतरों से आजादी, और किन खतरों से आजादी, ऐसे खतरों से आजादी जो तुम्हारे केंद्रीय मूल्यों को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, ठीक है। देश के केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं, क्या कर रहे हो ये, जनता, ठीक है, स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता, ठीक है, और उसी के साथ साथ मानव का क्या होता है, उसका जीवन, ठीक है। देखो सुरक्षा के दो पहलू है, पहला कौन सा, परंपरागत, और दूसरा कौन सा होगा, अपरंपरागत, ठीक है। परंपरागत में कौन सी, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। ये किससे संबंधित है, ये देश से संबंधित है, किससे, और ये किससे संबंधित है, ये संपूर्ण विश्व से या विश्व की मानव जाति से, संपूर्ण मानव जाति से संबंध है। देखो अगर बाहरी सुरक्षा का मतलब हो गया कि देश को बाहर से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो एक ही खतरा होगा, कौन सा, युद्ध का। युद्ध अगर हो जाए तो उस स्थिति में तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है, या तो लड़ो या आत्मसमर्पण करो। भागने का नहीं है ना, देश लेके थोड़ी ना भाग जाओगे, कैसे भाग जाओगे भाई बताओ, है? तो इधर सरेंडर करो या फिर फेस करो, ठीक है। युद्ध हो जाए तो, उसके अलावा देखो इधर, देखो इधर इधर इधर, तो अगर तुम सरेंडर नहीं करना चाहते तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा, सिंपल। इसके अलावा तुम एक चीज और कर सकते हो, वो है बचाव, कि युद्ध को रोकने का प्रयास करो जितना हो सके, क्योंकि युद्ध हो जाएगा फिर तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो कैसे करोगे प्रयास बाहरी सुरक्षा कायम करने के लिए? देखो दो तीन चीजें, अस्त्र नियंत्रण, कि भाई नियंत्रण में क्या करो, अस्त्रों का निर्माण करो, गठबंधन बना लो अपने आसपास के देशों से, जो बगल वाला तुम्हारे को ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है उससे गठबंधन बना लो कि हम एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो निशस्त्रीकरण करो। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है कि ऐसे हथियारों को कम करो, इधर देखो इधर, निशस्त्रीकरण करो। निशस्त्रीकरण का मतलब कि ऐसे हथियारों को कम करो, ठीक है, जो क्या है खतरनाक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, विश्वास बहाली, की विश्वास कायम करो। ठीक है, विश्वास बहाली, कि दोनों देश आपस में क्या करें, विश्वास स्थापित करें। ठीक है, और इसके अलावा चौथा हो सकता है अवरोध। अवरोध का मतलब बताया था ना, कि चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाओ कि सामने वाला तुमसे लड़ने का साहस ही ना करे। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में क्या करोगे, आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि तुम्हारे देश को अंदर के लोगों से ही खतरा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करोगे, देखो एक तो समान विकास सुनिश्चित करो, कि विकास क्या हो, समान रहे हर जगह का। ठीक है, संपूर्ण विकास सुनिश्चित करो कि देश में संपूर्ण विकास हो। ठीक है, जाति, इधर देखो इधर, फिर तुमसे पूछेगा ना पेपर के अंदर, फिर तुम बैठ के ऐसे ही डिस्कस कर रहे होगे कि भाई लिखना क्या है अब यहाँ पे। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ, फिर डिस्कस भी नहीं कर पाओगे, फिर करोगे क्या। देखो इधर, तो संपूर्ण विकास किया जाए, जातिवाद की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, इन सब का समाधान किया जाए, तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, आंतरिक सुरक्षा कायम की जा सकती है। मानव जाति से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो संपूर्ण मानव जाति को खत्म कर सकती है? एक तो है कौन सी, महामारी। दूसरी कौन सी है, आतंकवाद। ठीक है, दूसरी कौन सी है, आतंकवाद, इधर देखो। तीसरी कौन सी है, विश्व उष्णन। विश्व उष्णन, इसके अलावा, इसके अलावा हो जाएगी तुम्हारी गरीबी। ठीक है, और उसके अलावा ये चार हैं मेन, बाकी देखना नोट्स में लिखी हुई हैं और भी दो तीन। प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी, हाँ। ठीक है, अब देखो इनका समाधान कैसे करोगे। इनमें जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता, और क्योंकि कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता तो सभी देशों को साथ आना पड़ेगा, और साथ आकर क्या करना पड़ेगा, संयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए क्या कहा जाता है कि संयोग मूलक सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि संयोग मूलक सुरक्षा क्या है, तो तुम कहोगे कि विश्व में कई ऐसे खतरे हैं जो संपूर्ण मानव जाति पे हैं और जिनका समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि विश्व के सभी देश क्या हो, साथ में आए, और अगर वो साथ में आएंगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ठीक है, और इसीलिए हमें आवश्यकता होती है किसकी, संयोग मूलक सुरक्षा की। इसके बाद आएगा तुम्हारा कौन सा, पर्यावरण एवं संसाधन। पर्यावरण समझते हो ना, हमारे आसपास की जो सारी चीजें हैं उन सबको मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। और संसाधन का मतलब, संसाधन का मतलब आवश्यक वस्तुएं जो हमारे क्या आती हैं, काम आती हैं। ठीक है, वर्तमान दौर में देखो पर्यावरण की समस्या बहुत ज्यादा है। इसमें दो चीजें, दो तीन चीजें याद रखना, कि एक बुक पब्लिश हुई थी 1972 में, किसने पब्लिश की थी, क्लब ऑफ रोम ने। ठीक है, हाँ, ठीक है, इस बुक का नाम क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ। इस बुक में बताया गया था कि किस तरीके से विकास के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, अपने विश्व के संसाधनों का और अपने विश्व के पर्यावरण का क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसका ह्रास कर रहे हैं। देखो तुम कितनी शांति से बैठे हो, देखो मैं तुम्हें कहता ही हूँ तुम्हारी संगत खराब है? आज वो नहीं आया ना, कोई फायदा नहीं है, इतने मतलब ही नहीं हो सकते तुम। देखो, तो विकास की वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया था, मीटिंग की गई थी, दो तीन चीजें याद रखना।
ठीक है, कौन सा? देखो, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, इसी को हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। इसके अंदर इस बारे में बात की गई थी कि किस तरीके से विकास किया जाए जिससे क्या हो सके, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। क्या हो? पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। पर अंत में जाकर यही मुद्दा निकला कि भाई विकास किया जाएगा, पर किस तरीके से किया जाएगा जिससे क्या हो, कम नुकसान हो, ना कि हम इसे क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये, तो इन सारी समस्या, तुम्हें कॉमर्स लेनी चाहिए थी। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से रियो सम्मेलन हुआ, इसी में बना था एजेंडा 21। ठीक है, तो ये इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है। फिर एक तुम्हें याद रखना है इसमें, कौन सा? साझी संपदा। साझी संपदा का मतलब है ऐसे संसाधन जो कि विश्व में सबके हैं, जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। जैसे कि अंतरिक्ष हो गया, वायुमंडल हो गया, समुद्र हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो इन पर किसी एक देश का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। तो इसके अंदर कहा गया कि साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया कि किस तरीके से जो अमीर देश है या जो विकसित देश है, ठीक है, उन्होंने पर्यावरण का ज्यादा नुकसान किया है। तो संपदा का इस्तेमाल तो सब करेंगे, पर जिसने संपदा का ज्यादा नुकसान किया है, भरपाई भी उसे क्या करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। ये उसके बाद तुमसे ये पूछ लेगा कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश है और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है, वहां पर विकास का मतलब अलग अलग क्यों है? तो देखो, उत्तरी गोलार्ध के देश कौन से विकसित है? शांत रहो, शांत। उत्तरी गोलार्ध के देश कौन से विकसित है और दक्षिण के कौन से है विकासशील या अल्प विकसित है? तो देखो, इसमें तुम्हें यही लिखना है कि उत्तरी गोलार्ध के देशों को किसकी ज्यादा चिंता है, पर्यावरण की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना क्या किया है, विकास कर लिया है। पर वहीं अगर हम देखें तो दक्षिणी गोलार्ध के देश क्यों विकासशील है, तो इसीलिए अभी उनके लिए पर्यावरण इतना गंभीर मुद्दा नहीं है। उन्हें अभी क्या करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा कौन सा आएगा? वैश्वीकरण। तो सबसे पहले वैश्वीकरण की डेफिनेशन ही याद रखनी है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, एक देश से विश्व में किसका, वस्तु, व्यक्ति, पूंजी, ठीक है, विचार, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, पूंजी और विचारों का क्या होना, बिना किसी बाधा के आदान प्रदान। तो वैश्वीकरण का मतलब है एक क्षेत्र से या एक देश से दूसरे देश में या विश्व में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचारों का क्या, निर्बाध आदान प्रदान। निर्बाध का मतलब है बिना किसी बाधा के। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि वैश्वीकरण की वजह से पूरा विश्व क्या है, आपस में जुड़ गया है। तो तुमसे यही पूछ लेगा कि वैश्वीकरण ने कैसे संपूर्ण विश्व को एक ही जगह पर लाकर रख दिया है, तो तुम कहोगे ऐसा है। इसके कारण क्या है? देखो, इंटरनेट भी हो सकता है, बेहतर परिवहन व्यवस्था भी हो सकती है, बेहतर संचार व्यवस्था भी हो सकती है। मेरा काम तो हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद इसके अंदर देखो क्या पूछेगा तुमसे, तुम्हारे आर्थिक प्रभाव पूछ लेगा इसके। इसमें दोनों बताने, पॉजिटिव भी बताने और नेगेटिव भी बताने। सांस्कृतिक पूछेगा और कौन से पूछेगा, राजनीतिक। हम्म, राजनीतिक पूछेगा, सामाजिक नहीं पूछेगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, फिर एक उसके अंदर वर्ड दिया हुआ है, कौन सा, मैकडोनल्डीकरण। ठीक है, मैकडोनल्डीकरण में यही दिखाया है कि किस तरीके से जो विकसित देश हैं उनका प्रभाव जो है वो विकासशील देशों पर या अन्य देशों की संस्कृतियों पर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। या फिर ये पूछ लेगा कि जो नीली जीन्स है वो किस तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक है। तो वो बिल्कुल अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमेरिकी संस्कृति को क्या करती है, बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। लोगों के जीवन के अंदर वो क्या हो गई है, आकर स्थिर हो गई है।
या फिर वो तुमसे ये पूछेगा कि अमेरिकी वर्चस्व आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि किस तरीके से जो अमेरिका है उसकी संस्कृति लोगों को क्या लगती है, लुभावनी लगती है। तो उन सब में यही सारी चीजें लिखनी है। ये तुम्हारी पहली बुक है पूरी। अब इसके अंदर बताओ क्या दिक्कत है, निपटा दोगे सारा? उसका नाम था उसका नाम था, रुक जाओ, अभी तो तुमने बताया था, ध्यान आया था मेरे को। चलो अभी खत्म करते हैं फिर बताता हूँ उनको।